हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा रेगुलर क्लासेस एसएपी एमएम के टॉपिक के ऊपर ख़त्म हो गया है। और शायद कुछ रिक्वायरमेंट, जैसा कि हमारे कुछ यूज़र का रिक्वेस्ट है, जैसे इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट बनाने के लिए। और कोई एक दो टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट है, वो हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उसके ऊपर क्लासेस बनाने के लिए। तो आज की क्लास में आज के टॉपिक के ऊपर हम पिक कर रहे हैं, ये हमारे जो यूज़र है आशुतोष नायक। आशुतोष नायक का एक कमेंट है हमारे वीडियो के ऊपर, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन के ऊपर इनका कमेंट है कि कैरियर रोड मैप एसएपी एमएम के लिए या फिर फ्यूचर ग्रोथ सैलरी के बारे में एक वीडियो बनाएं। और एसएपी एमएम के कोर्स के बाद जॉब मिलेगा तो उसके बाद ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना है। और ये जिस टाइम इन्होंने कमेंट लिखा था वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से जॉब ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ एसएपी एमएम मॉड्यूल में। तो जानना चाहता हूँ आगे ग्रोथ के लिए क्या करूँ। तो चलिए आज के क्लास में एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि एमएम में अम, मतलब कैसा क्या रहता है, सैलरी कैसा रहता है, और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, और फ्यूचर सिनारियो में कैसा है। और आपने अगर एस ए पी एम एम का कोर्स जो है उसको कंप्लीट कर लिया है तो आगे आप अपने कैरियर ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से मॉड्यूल सीख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले थैंक यू आशुतोष फॉर योर कमेंट, फॉर आस्किंग फॉर दिस वीडियो, दिस टॉपिक। आई होप बहुत सारे लोगों को ये जानने के लिए इंटरेस्ट होगा। सैलरी तो आता है, सैलरी तो पार्ट के हिसाब से आता है, लेकिन कैरियर ग्रोथ जो है ये सभी के लिए ज़रूरी है। तो आप अगर सही से, अगर आप पाथ चूज नहीं करते हो, अगर आप सही से टेक्निक टेक्नोलॉजी चूज नहीं करते हो तो आपको आगे जाके बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली है। तो हम जानेंगे कि जब आप जॉब में ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके, और अब जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो थोड़ा मल्टीप्लाई हो सके और वो अच्छे से आप ग्रोथ कर सको। तो इसके लिए सपोज आपको सबसे पहला जो क्राइटेरिया हो गया वो हो गया, आपने ज्वाइंड इन एस ए पी एम एम जॉब। तो यहाँ पे आपने जॉब कर लिया है। सैलरी का पार्ट हम वो देख लेंगे। सैलरी का पार्ट के लिए आप यहाँ से आप जस्ट गूगल कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे गूगल कर सकते हो एवरेज एवरेज सैलरी फॉर एस ए पी एम एम कंसल्टेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज सैलरी जो है ये 5 लाख का बता रहा है। यहाँ पे ये काफ़ी सारे रिसर्च इसके ऊपर चलता है, काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे सैलरी बताते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्लास डोर मिल जाएगा। ग्लास डोर पे आप चेक कर सकते हैं कि एवरेज सैलरी कितना है और हाईएस्ट कितना पेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट जो है यहाँ पे ये बोल रहा है कि 11 लाख का जो पेमेंट है वो हाईएस्ट है, लेकिन इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बहुत अभी बढ़ गया है, ये कब का डेटा है पता नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि लोएस्ट सैलरी जो है ये 2.5 लाख तक का होता है, जो एवरेज नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा जो सैलरी है, सैलरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो सैलरी रेंज करता है। सो सैलरी यहाँ पे रेंज करता है बेसिकली, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए आपको फ्रॉम 2 लाख से 2 लाख टू यहाँ पे आपको 4-5 लाख तक, 4-5 लाख तक पर एनम मिल जाएगा। अगर आपके कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे अगर आपको जॉब मिलता है तो उन लोगों को कितना एज ए ग्रेजुएट वो लोग पे कर रहे हैं, तो ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। अगर आप छोटे कंपनी में हैं तो आपको कम सैलरी मिल सकता है, और बड़ी कंपनी में अगर आप सपोज कॉरपोरेट टाइप के कंपनी में हो, जैसे बड़े लेवल 5 के कंपनीज होते हैं, अगर आप उस पे हो तो आपको सैलरी जो है थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। ये होता है एंट्री पॉइंट के लिए। एंट्री पॉइंट के लिए आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।
आपको जो सैलरी मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस के ऊपर सैलरी आपको देखना चाहिए। तो अगर आप मान के चले, अगर हम मान के चले कि 3 to 4 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 3 साल के बाद जॉब जो सर्च के लिए बहुत ज़्यादा, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है। हालांकि फ्रेशर के लिए 2 साल के लिए भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि अगर आपको 3 साल आपने अपने कैरियर की तरफ आपने दिया है, एसएपी एमएम में आपने 3 साल का काम किया है, तो 3 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड 7 to 8 लाख का। अगर आप पैकेज अभी के सिनेरियो में बोल रहा हूँ कि अगर 3 से 4 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ से 8 से 10 लाख का पैकेज जो है आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। और उसके आगे जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके इंटरव्यू के ऊपर, आपके कंपनी प्रोफाइल के ऊपर सैलरी यहाँ से मिल सकता है। तो ये जो एवरेज सैलरी है, आपको 7 to 8 लाख का जो सैलरी है वो मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सैलरी पार्ट। सैलरी पार्ट को जानने से पहले हम जान लेते हैं आपके स्किल्स के बारे में। तो स्किल्स में अगर आपके पास स्किल नहीं होगा तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, और आप अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे तो आपका डेफिनेटली आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्किल्स। तो जब भी आप ज्वाइन कर लो कोई भी कंपनी, आपकी स्किल जो है वो होना चाहिए अप टू डेट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो 3 साल अपने कैरियर के लिए दिया है उसके अंदर आपको एमएम का जो टेक्निक है वो डेवलप करना पड़ेगा, एमएम का जो टॉपिक है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। काफ़ी सारे टाइम क्या होता है, हमारे जैसे बिजनेस में हो गया, मतलब किसी भी टाइप का बिजनेस में जहाँ पे आपका सपोज आपका क्लाइंट है, तो क्लाइंट का जो बिजनेस होता है, सपोज उसमें सारे जो एरिया है, जितना एरिया हमने कवर किया है अपने क्लासेस में, तो सारा एरिया जो होता है वो कवर नहीं होता है आपका डे टू डे एक्टिविटी में। या तो हो सकता है आप पीओ के ऊपर काम कर रहे हो या आप जीआर के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन बाकी सारे फील्ड्स भी हैं, जैसे कस्टमाइजेशन हो गया, आप अकाउंटिंग एंट्रीज देख रहे हो, आपको प्राइसिंग प्रोसीजर जानना है। तो अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, अगर आपको काम करना है, तो आपको सारे फील्ड के ऊपर जानकारी होना चाहिए। तो पहले जब भी आप ज्वाइन करो कोई भी जॉब में आप पहले अपना काम करके जो आपका एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस है, उसको ग्रो करो। उसको ग्रो करने के साथ साथ आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जितना आपने टॉपिक कवर किया है, का जितना सारा बेसिक टॉपिक है, यानी कि हमारा जो भी टॉपिक हमने कवर किया है सारे वो बेसिक है। तो वो बेसिक स्किल आपको आना चाहिए कि कहाँ से कौन सा पिक कर रहा है, क्या फील्ड कहाँ से जनरेट होता है, ये सारा स्किल आपको आना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट होगा स्किल्स में, सबसे पहला जो स्किल होगा, मैं ये बोलना चाहूँगा, प्राइमरी स्किल जो रहेगा आपका एसएपी एमएम रहेगा, इसको आपको डेवलप करना है। इसको आपको डेवलप करना है। पहले आपको प्राइमरी स्किल जो एस ए पी एम एम के अंदर आप जा रहे हो या फिर डब्ल्यू एम के अंदर जा रहे हो, हमने एम एम कंप्लीट किया है तो हम एम एम को ले लेते हैं, आप एज ए मतलब अपना रेफरेंस के लिए ले लेते हैं। तो आपको पहले सबसे पहले जो है आपको एम एम का स्किल जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा। एस ए पी एम एम के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो, सपोज आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं 10 या फिर 5 या फिर 2 3, जितना भी क्वेश्चन आपको आएगा, सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारा 30 to 40 मिनट्स का इंटरव्यू सेशंस होता है, उसके अंदर आपको 5 से 10 क्वेश्चन आता है। तो उस 5 से 10 क्वेश्चन के अंदर आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंट होना है, जैसे कि बेसिक प्रोसीजर होता है एस ए पी एम एम में, परचेजिंग साइकिल कैसे काम करता है, अकाउंटिंग कैसे काम करता है, प्राइसिंग प्रोसीजर कैसे काम करता है, ये बेसिक चीज़ सारे लोग पूछेंगे, इसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट होना है। तो इसके ऊपर कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको सब्जेक्ट के पार्ट में स्ट्रांग बनना है। तो ये हो गया प्राइमरी स्किल, आपको डेवलप करना है, अपने जो एमएम के ऊपर जा रहे हैं इसको आपको डेवलप करना है। तो प्राइमरी स्किल के बाद आता है यहाँ पे सेकेंडरी स्किल। सेकेंडरी स्किल में आप यहाँ पे एमएम के बाद डब्ल्यूएम के लिए जा सकते हो, ईडब्ल्यूएम के लिए जा सकते हो, या फिर अभी अरीबा का बहुत स्कोप है, आप अरीबा के लिए जा सकते हो। ये 3 टेक्नोलॉजी है, ये 3 कोर्सेस है जो इसके बाद आप एस ए पी एम एम के बाद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेटेड है।
SAP MM से SAP WM नेक्स्ट पार्ट होता है। जैसे हमारा वेयर हाउसिंग का हो गया, तो हम यहाँ पे जैसे हम गुड्स मूवमेंट कर लेते हैं हमारे MM के साइड में, गुड्स मूवमेंट होने के बाद वहाँ पे WM मॉड्यूल ट्रिगर होता है, वहाँ पे जो वेयर हाउसिंग रहता है, हम वहाँ पे गुड्स जो है रिसीव करते हैं, उसको कैसे स्टॉक में डालना है, कैसे वहाँ से रिमूव करना है, कैसे डिलीवरी के लिए भेजना है, वो सारा रहता है यहाँ पे WM के मॉड्यूल पे। WM का एडवांस जो वर्जन है उसको हम EWM बोलते हैं। तो यहाँ पे आप WM के बाद EWM भी कर सकते हो। और अभी जो है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के लिए अरीबा का मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मान सकते हो ये एक डाउनलाइन या अपलाइन है हमारे SAP MM में। तो SAP MM में जैसे SRM का मॉड्यूल हो गया, काफ़ी सारे मॉड्यूल जो होते हैं जैसे अपलाइन और डाउनलाइन होते हैं। सपोज हम अगर SAP MM को एक बेस मान के चले, तो इसका एक अपलाइन हो सकता है कि हमारा जो कस्टमर है वो अरीबा का सिस्टम यूज़ कर रहा है, या फिर अरीबा से कोई भी सपोज हमारा जो ऑर्डर है वो जनरेट हो रहा है, परचेज ऑर्डर है वो जनरेट हो रहा है, सेल्स ऑर्डर है वो जनरेट हो रहा है, तो आपका कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो ये आपका अपलाइन और डाउनलाइन भी हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है, अरीबा अभी के सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसका भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। अरीबा के कंसल्टेंट भी अच्छे खासे पेमेंट, मतलब उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी हमारे SAP का जो सैलरी स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट बराबर होता है। अगर आपको MM और आपको अरीबा के लिए भी MM जानना जरूरी है, और MM के लिए अगर आपको अरीबा नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अरीबा के कंसल्टेंट हो तो आपको जो SAP MM का टॉपिक है वो जानकारी में रहना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो ये तीन जो सेकेंडरी स्किल है वो आप डेवलप कर सकते हो। तो इसके बाद अभी मार्केट में जो है, अभी जो हमारा तो अभी जो हमारा करंट सिनारियो है, करंट सिनारियो में SAP MM के साथ अभी जो करंट डेज में चल रहा है, जो मार्केट में अभी SAP का लेटेस्ट वर्जन है, उसको हम बोलते हैं S4 HANA। तो इसको बोलते हैं हम S4 HANA। तो S4 HANA क्या होता है, हमारा जैसे नॉर्मली हमारा SAP यानी कि हम ECC वर्जन का होता है। एक ECC होता है जो हमारा बिजनेस स्टैंडर्ड में होता है, और एक होता है S4 HANA। तो अभी जैसे कि अपग्रेड होता है, वैसे ही हमारा जो ECC वर्जन है, ECC वर्जन से अभी S4 HANA में सारे बिजनेस जो है वो अपग्रेड हो रहे हैं। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें काफ़ी सारे चीज़ों को क्या किया गया है, क्लब किया गया है, और काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किया गया है, ताकि आपका जो बिजनेस का जो सपोज आपका जो प्रोसेस हो, प्रोसेस थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए, यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए। तो बेसिकली हाना जो SAP ने शुरू किया था, हाना का शुरुआत ऐसे हुआ था कि वो एक डेटाबेस स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मली हमारा पहले हम क्या करते थे, हम कोई भी डेटाबेस यूज़ करते थे। अगर आप हमारा स्टार्टिंग क्लास अगर मान के चलो, अगर आपने वो वाला क्लास देखा है, तो हमने वहाँ पे मेंशन करके रखा था कि SAP कोई भी डेटाबेस के ऊपर चल सकता है। सपोज आपका SQL सर्वर हो, या फिर ओरेकल सर्वर हो, या फिर आपका हाना सर्वर हो, कोई भी सर्वर के ऊपर चल सकता है। तो पहले क्या होता था, SAP दूसरों के सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट था। तो इन्होंने क्या किया है, अपना एक नया सर्वर बनाया है जो हाना का सर्वर होता है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस है, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज जो है उसको चेंज किया गया है, स्क्रीन चेंज किया गया है, स्क्रीन को अपडेट किया गया है, स्क्रीन को लेटेस्ट टेक्निक में लाया गया है, ताकि आपका जो प्रोसेसिंग हो वो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए, और आपका जो डेटाबेस सर्च हो वो भी सर्च जो हो वो थोड़ा फास्ट हो जाए, ताकि आपका प्रोसेसिंग में थोड़ा फास्टर हो जाए। तो इसके वजह से काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं इस पे नया नया इम्प्लीमेंट किया गया है, और एज ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी SAP MM का अभी S4 HANA चल रहा है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जैसे SD हो गया, या फिर MM हो गया, या फिर आपका कोई भी मॉड्यूल हो गया, उसके ऊपर आपको SAP का अभी S4 HANA चल रहा है। और अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो काफ़ी सारे जगह पे होता है, जैसे आपको JD में मिल जाएगा S4 HANA नॉलेज इज मैंडेटरी, और S4 HANA टेक्नोलॉजी इज अ एडवांटेज। तो वो एडवांटेज हो सकता है। तो ये S4 HANA भी आपको थोड़ा देखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी हैं इस पे, तो आपको SAP MM के साथ S4 HANA भी देखना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी चेंज हो रहा है। अगर आपको काम, आप स्टिल अभी तक S4 HANA में काम नहीं किया है आपने, जैसे कि मेरा अभी तक ये चांस नहीं आया कि मैं S4 HANA में काम कर सकूं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट स्कोप है, जितना भी मेरा प्रोजेक्ट स्कोप था, उस पे S4 HANA कहीं पे नहीं था। हालांकि मैंने उस पे
जो है उसका ओवरव्यू मैंने देखा था, मतलब उसका ट्रेनिंग लिया था मैंने, लेकिन उसके ऊपर मैंने कभी काम नहीं किया। तो अगर हमको चांस मिलेगा आगे आने वाले क्लासेस में तो होगा तो हम एस4 हाना के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर उसके ऊपर मुझे कभी चांस मिलता है काम करने के लिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं उसको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर दूंगा। तो ये हो गया स्किल आपको डेवलप करना है आपके कैरियर ग्रोथ के लिए। तो ये बेसिकली रहता है आपको, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले आपको प्राइमरी स्किल जो है उसको टॉप लेवल पे लेके जाना है। आपको जितना भी पता है, जो भी पता है आपको, जो स्किल है वो आप पूरा मेंटेन करिए। बेसिक्स को मत भूलिए, बेसिक्स को हमेशा ही आपको ध्यान में देना है। आप चाहे काम कर रहे हो, आपका कितना भी स्कोप हो, आपका कितना लिमिटेड स्कोप हो, लेकिन आपको प्राइमरी जो कुछ बेसिक पॉइंट है वो आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट होता है सेकेंडरी स्किल्स। सेकेंडरी स्किल में आप एमएम के साथ डब्ल्यूएम, ईडब्ल्यूएम या फिर अरीबा के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे एस फोर हाना का जो नॉलेज है, क्योंकि अभी हमारा सारा अपग्रेड हो रहा है, तो उसके लिए आपको एस फोर हाना के तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि अगले आने वाले कुछ सालों में ईसीसी से हम कंप्लीटली मूव ओवर कर जाएंगे एस फोर हाना में। तो आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आपको आगे चल के अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर सपोज हम मान के चलें, जैसे कि हमारे यूज़र ने बोला था कि फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या स्कोप है फ्यूचर में एसएपी के लिए, और ये जो कोर्स है कितना टाइम के लिए वैलिड है। सपोज अगर हम ये मान के चलते हैं कितना टाइम के लिए वैलिड है, तो हम ये मान के चलते हैं एसएपी एक अच्छा, मतलब जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर हम बात करें, मार्केट कैप्चर के हिसाब से बात करें, तो ऑलमोस्ट ये एक नंबर वन ईआरपी प्रोवाइडर है अभी के मार्केट में, नंबर वन प्रोवाइडर है। सेकेंडली इसका काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि हमने ऑलरेडी, जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्टरी क्लास था, उस पर हमने बोला हुआ था क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्यों एसएपी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों एसएपी के अंदर लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका नो डाउट आप मान सकते हैं कि एसएपी ईआरपी के लिए, ईआरपी के एरिया में जो है अभी नंबर वन लीडर है। तो क्या ये नंबर वन लीडर बना रहेगा, या फिर इसका कोई, जैसे एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो इसके लिए जैसे 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 बिजनेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एसएपी अपने आप को अपग्रेड करता है, उसके हिसाब से हम अभी के लिए मान के चलते हैं कि एसएपी विल कंटिन्यू टू लीड द मार्केट इन ईआरपी सेक्टर। ये लीड करता रहेगा। दूसरा चीज़, एसएपी कंसल्टेंट के लिए काम कैसा रहेगा। एसएपी के कंसल्टेंट के लिए काम, जब तक एसएपी है तब तक काम मिलता रहेगा, तब तक आपको जॉब मिलता रहेगा, क्योंकि एसएपी ने अपना एक जो बनाया हुआ है, अपना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आपको एसएपी को, आप जो स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर को आपको रेगुलर इंटरवल के अंदर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि काफ़ी दिनों के बाद, जैसे कि हम सैचुरेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी जैसे मार्केट कैप्चर है, तो कुछ दिनों के अंदर अगर सारे, मतलब अगर बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर हो गया और एसएपी के अंदर कोई नया वाला क्लाइंट नहीं आता है, हम ये एक रीज़न के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एसएपी का जो स्ट्रक्चर है वो, मतलब नया क्लाइंट कोई हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि नया क्लाइंट कोई आएगा। मतलब जितने क्लाइंट है उतने क्लाइंट रहेंगे, या फिर उससे कम होंगे या ज़्यादा होंगे, लेकिन सॉरी, उससे कम होंगे या उतना ही रहेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम उस कंडीशन को, उस हाइपोथेटिकल कंडीशन को भी अगर कंसीडर करें, तो यहाँ पे एसएपी के अंदर क्या होता है, रेगुलरली अपडेट्स आता है। जैसे कि आपका, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज क्या होता है, जैसे विंडोज़ हो गया, जैसे आपका आईफोन हो गया। आईफोन जब जब क्या करता है, अभी विंडोज़ एंड आईफोन, जैसे कि ये दोनों मार्केट लीडर हैं, तो मैं इसके लिए इनका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बड़े कैटेगरी में ये लोग चले जाते हैं, सपोज हम विंडोज़ 98 से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, विंडोज़ 98 से पहले का भी काफ़ी सारा वर्जन था। तो हम विंडोज़ 98 आया, फिर विंडोज़ एक्सपी आया, फिर विंडोज़ मिलेनियम आया,
मे बी स्ट्रक्चर मतलब हायरार्की गलत होगा मेरा, लेकिन ये सारे वर्जन्स जो है ये आया। फिर उसके बाद विंडोज़ का आपका 8 आया, फिर विंडोज़ का 7 आया, फिर 8 आया, 8.1 आया, फिर विंडोज़ 10 आया, फिर अभी विंडोज़ 11 आ रहा है। तो जितना जितना ये विंडोज़ आगे बढ़ता जा रहा है, विंडोज़ ने अभी क्या किया है, विंडोज़ एक्सपी को पूरी तरह से हटा दिया है। बोला कि अगर उस पर कोई भी इशू आएगा, कोई भी एरर आएगा, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको अपना सिस्टम अपग्रेड करना है। तो इस केस में क्या होता है, जो लोग ऑलरेडी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, वो विंडोज़ के साथ फैमिलियर हैं, वो विंडोज़ एक्सपी का अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको सॉल्व करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उनको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ एक्सपी से उनको माइग्रेट करके विंडोज़ 10 में आना पड़ेगा। तो सिमिलर सेम केस होता है एसएपी के अंडर। एसएपी में क्या होता है, जब एसएपी नया वाला वर्जन लॉन्च करता है, वो पुराने वाले वर्जन को बोलता है कि अपने कस्टमर को, जो भी उसके क्लाइंट होंगे, उनको अपडेट करने के लिए बोलता है। रेगुलर अपडेट से आपका बिजनेस जो है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से काम करेगा, इसलिए आपको अपडेट करना है। तो हर टाइम जब अपडेशन आता है, हर टाइम में एसएपी के कंसल्टेंट को काम मिलेगा। दूसरा सिनारियो, काफ़ी सारे मर्जर और डीमर्जर्स होते रहते हैं। जैसे अगर हम लोकल के लिए बात करें, सपोज जैसे मारुति सुजुकी हो गया, काफ़ी सारे टाइम के पहले आपको पता था मारुति एंड सुजुकी एक ही कंपनी थे। मारुति और सुजुकी दो अलग कंपनी थे, लेकिन उनका एक साथ में आए थे वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो सुजुकी जो है वो जापानीज़ का कंपनी है और मारुति जो है वो इंडियन कंपनी है। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे मारुति सुजुकी अलग हो गया है। आपको जो मारुति का कार आता है वहाँ पे आपको कोई भी मारुति का लोगो नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ सुजुकी का लोगो मिलेगा, एस का लोगो मिलेगा। तो कंपनी अभी फुल टेक ओवर कर रही है, मारुति का कोई भी ब्रांड नेम कुछ भी यूज नहीं कर रही है। तो इन सिमिलर कंडीशन अगर उसको सारा चीज को चेंज करना है तो ये होता है डीमर्जर का प्रोसेस। सिमिलरली अगर कोई मर्जर होता है, सपोज मारुति ने क्या किया, हीरो होंडा, सपोज मारुति ने क्या किया, हीरो के साथ मर्जर किया। ऑन ए हाइपोथेटिकल कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं, सपोज मारुति ने क्या किया, हीरो के साथ मर्जर किया। तो हीरो का एक ऑलरेडी सेटअप होगा मारुति का, सपोज मारुति जो है वो एसएपी के ऊपर रन कर रही है। तो वो जो नया सिस्टम आएगा वो उसको अलग से सिस्टम में ना रख के वो क्या करेगा, उसको एसएपी के अंदर ले लेगा। तो वहां पे क्या होता है, एक रोल आउट कंडीशन जनरेट होता है। मतलब आपका एक जो ऑलरेडी आप एसएपी में हो, लेकिन वो एसएपी को आप एक्सटेंड करोगे दूसरे क्लाइंट के लिए, मतलब क्लाइंट का दूसरे बिजनेस के लिए आप उसको अपडेट करोगे इन अ मर्जर। तो ये काफ़ी सारे टाइम में मर्जर और डीमर्जर होता रहता है अपने कंपनी के अंदर। मतलब बिजनेस के अंदर काफ़ी सारा मर्जर एंड डीमर्जर होता रहता है। तो जब भी आपका मर्जर होगा उस पर आपको एक नया मिल जाएगा। जैसे हमारा वर्कलोड मिल जाता है, नया वर्कलोड आ जाता है वहाँ पे एसएपी के कंसल्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पे काम जब तक हमारे एसएपी कंपनी है, जब तक एसएपी रन कर रही है, जब तक एसएपी के कस्टमर है, हमको कंटिन्यूसली कैरियर के बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एवरग्रीन टेक्निक है, जब तक एसएपी है एसएपी ग्रो करेगा और एसएपी के साथ एसएपी के कंसल्टेंट भी ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये आगे जाके ऑब्सोलेट हो जाएगा या फिर इसका कोई सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आप प्राइमरीली अपने स्किल को डेवलप करने के पीछे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि आप एसएपी ख़त्म हो जाएगा इसका कोई टेंशन लो। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का रहता है, काफ़ी सारे लोग मार्केट में, मतलब जो रियल टाइम जो सीन है, काफ़ी सारे हैं। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो लोग एसएपी में आना चाहते हैं, लेकिन उनको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अरे एसएपी आउटडेटेड टेक्निक है, उसको कोई यूज़ नहीं करता है, आप दूसरा टेक्निक सीख लो, ये सीख लो, जावा सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। काफ़ी सारे चीज़ बोलते हैं। तो उन सारे चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप एसएपी सीख रहे हो, अगर आप एसएपी के अंदर हो, जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो एसएपी के ऊपर कंसंट्रेट करो। आपका कैरियर कुछ भी नहीं होगा, आपका कैरियर सही से जाएगा अगर आप सही से अपने स्किल को डेवलप करोगे। एसएपी एक बहुत ही बड़ा कंपनी है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी है जो नॉन यूएसए बेस्ड है। नॉन यूएस बेस्ड होके भी ये नंबर वन लीडिंग पोजीशन में है ईआरपी सेक्टर में। तो ये बहुत ही अच्छा स्कोप है एसएपी। एसएपी के अंदर आप कोई भी मॉड्यूल पे जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने फील्ड के हिसाब से, आप जिस फील्ड में स्ट्रांग हो, अगर आप सेल्स के बैकग्राउंड से हो तो आप एसडी कर सकते हो, फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो तो फाइनेंस के ऊपर एफआई सीओ है उसके ऊपर जा सकते हो, अगर आप एडमिन पे हो तो आप बेसिस के लिए जा सकते हो, अगर आप प्रोग्रामर हो तो यहाँ पे टेक्निकल जो होता है आपका
अबाब के लिए जा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किल कभी भी सैचुरेट नहीं होगा, आपको अपने कैलिबर के हिसाब से जॉब मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा। तो ये था बेसिकली जो आपको जानना चाहिए था। अब तो ये जो क्वेश्चन था हमारे यूज़र का, जो आशुतोष नाइक का जो क्वेश्चन था, इसको हमने कवर कर लिया है। तो बेसिकली ये एक इसको हमने ऑलरेडी कुछ पार्ट जो है इसको कवर कर दिया था हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, इंट्रोडक्शन क्लास में। तो फिर भी एक डाउट था करके हमने सोचा कि थोड़ा हो सकता है किसी को आगे चल के आगे कैरियर के लिए मदद हो जाएगा, तो हमने ये वीडियो करने की ट्राई किया। तो और भी जो सब कमेंट्स होंगे, अगर उसमें कुछ होगा जिसके ऊपर हम एक टॉपिक बना सके, एक क्लास बना सके, तो हम ज़रूर ही ट्राई करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम कवर करेंगे। तो बेसिकली हम कल से देखेंगे जो हमारे रियल टाइम जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट में हम कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली वो सारे चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, कौन से टाइप के काम होते हैं एसएपी के अंदर। तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।